कॉपर धनायन रंगहीन होता है, मतलब सफ़ेद होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है, जबकि Cu2 धनायन रंगीन होता है, क्यों? तो इसको आपको समझना है और हम आपका बहुत कम समय लेंगे और आपको पूरा पूरा उत्तर समझाएंगे। और जब हम इन सभी का एक नया वीडियो आपको देंगे नोट्स सहित, उसमें जो हम बोल रहे हैं सेम टू सेम आपको वही उत्तर मिलने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। और सिर्फ एक वीडियो में हम आपको समझ परख, एक वीडियो में ज्ञान परख के उत्तर आपको समझा देंगे। इस तरह आप देखेंगे कि मात्र 2 वीडियो में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। माने 1 साल केमिस्ट्री के अध्ययन के बाद भी आपको उतना समझ में संभवतः नहीं आएगा जितना आप सिर्फ एक अध्याय के 2 वीडियो देख लेंगे और आपको पूरे पूरे उत्तर याद होते जाएंगे। इसलिए आपको प्रत्येक चैप्टर के दोनों वीडियो देखने हैं। आपका जो पहला प्रश्न है यहाँ पर, कॉपर धनायन रंगहीन होता है जबकि Cu2 धनायन रंगीन होता है, क्यों? तो देखो, इसका हमने पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया है कम समय लेते हुए। तो यहाँ जब हम 3D का ऐसा बॉक्स के द्वारा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 3D का, तो यहाँ आप देख रहे होंगे 10 इलेक्ट्रॉन है और D में 5 कक्षक होते हैं। ये D कोष है, D कोष में 5 कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। पहले हमने एक एक करके इलेक्ट्रॉन भर दिए और फिर जब दोबारा 5 के बाद इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दोबारा एक एक करके भरते थे। ये हुंड का नियम कहता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर डी संक्रमण नहीं होता है। इस कारण ऐसा जो भी तत्व होता है, आयन होता है, वो कैसा होता है? रंगहीन होता है। ठीक है, बात समझ गए कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो डी संक्रमण नहीं होगा, डी संक्रमण नहीं होगा तो वो कैसा होगा? रंगहीन होगा। ये आपको ध्यान रखना। अब इसका देखो Cu2 धनायन का, जब हमने इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा तो 3D का इस तरह अपन देखते हैं तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमने एक एक करके भरे, 1 2 3 4 5 और आते हैं, तो फिर पुनः फिर बढ़ते हैं 6 7 8 9, यहाँ पर पूरे समाप्त हो गए। अब जो आपका एक इलेक्ट्रॉन बचा, ये कैसा है? अयुग्मित है, मतलब अकेला है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है? डी संक्रमण होता है। आपको ध्यान रखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण डी संक्रमण होता है, जिसके कारण वह तत्व या आयन रंगीन हो जाता है, कलर्ड हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। आपको उत्तर क्या लिखना है वो देखो, अब हम आपको बताते हैं। कॉपर, यहां से क्या लिखेंगे आप वो बता रहे हैं। कॉपर धनायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलता है कि इसका 3D उपकोष पूर्ण भरा है। इसका 3D उपकोष पूर्ण भरा है, इसलिए इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका 3D उपकोष पूर्ण भरा है, इस कारण इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिस कारण डी संक्रमण संभव नहीं होता है। इसलिए Cu धनायन रंगहीन या सफेद होता है, जबकि Cu2 धनायन के 3D उपकोष में, Cu2 धनायन के 3D उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से डी संक्रमण संभव होता है, इसलिए Cu2 धनायन रंगीन होता है। यह आपको याद करना है और आपको परीक्षा में लिखना है। अब आपका प्रश्न है कि जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, क्यों? +3 क्यों नहीं दर्शाता है? जैसे कि मैग्नीज है आपकी, +2 दर्शाता है, +5 दर्शाता है, +7 दर्शाता है, तो +2 से +7 तक यह अवस्थाएं दर्शाता है। आपने आयरन देखा होगा, वो +2 दर्शाता है, +3 दर्शाता है। इसी तरह आपने कॉपर देखा होगा, +1 दर्शाता है, +2 दर्शाता है। और इसी तरह आपने देखा होगा सोडियम होता है, वो +1 दर्शाता है। दूसरे समूह वाले भी आपने देखे होंगे, वो +2 अवस्था दर्शाते हैं। यहाँ हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि जो जिंक है +2 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाता है। ठीक है, तो देखो
ए है स्थायी विन्यास 2, 8, 18, 18, 32 और हमने आपको पहले बताया है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, पूरी केमिस्ट्री इसी पर आधारित है। तो हमने देखो पहले जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही लिखा, ये लिख दिया हमने, तो क्या आया 2, 8, 18 और 2। अगर हम इस 2 को हटा दें तो देखो 2, 8, 18 ये वाला यहाँ पर मिल जाता है, अगर 2 को हटा दें, ठीक है। तो देखो हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन हमने त्याग दिए, मतलब जिंक परमाणु ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन विन्यास बन जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10। ये अपने बाहरी कोश है, बाह्यतम कक्ष है आपका 4s, इससे हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकाल दिए। तो अब ये बन जाता है, ये है आपका स्थायी विन्यास, ये है आपका स्थायी विन्यास 2, 8, 18, ठीक है। अब इसका उत्तर कैसे लिखना है वो अपन देखो समझ लेते हैं बहुत सरल तरीके से। जिंक परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष में से, जिंक परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष में से 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है, इसलिए जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। जिंक परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष में से 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है, इसलिए जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अब आपका प्रश्न है कि लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं। संकुचन माना होता है कमी होना, मतलब परमाणुओं और आयनों के आकार में कमी होना, किसी भी वस्तु के आकार में कमी होना क्या कहलाता है, संकुचन कहलाता है। तो ये क्या होता है, तो देखो पहले तो ये देखो, ये तो लैंथेनाइड है। जब हम कभी भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो आकार में कमी होती है, लेकिन यहाँ पर एक नया प्रश्न क्यों बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है जब आवर्त सारणी में सामान्यतः बाएं से दाएं तरफ चलते हैं तो धीरे धीरे आकार में कमी होती है, लेकिन लैंथेनाइडों में ऐसा नहीं देखा जाता है। लैंथेनाइडों में बहुत ज़्यादा कमी होती है जब हम बाएं से दाएं तरफ चलते हैं, ठीक है। इसलिए नया प्रश्न बना है यहाँ पर, इसका उत्तर क्या है वो अपन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर उत्तर में आप क्या लिखना शुरू करते हैं वो आपको बताते हैं। लैंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणुओं एवं आयनों के आकार में कमी होती है। लैंथेनाइडों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणुओं के आकार एवं आयनों के आकार में कमी होती है, जिससे लैंथेनाइडों का आकार घटने लगता है। इसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अब इसका कारण क्या है वो अपन देख लेते हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऐसे हमने आपको ये उसका लिखा है डी ब्लॉक तत्वों का, संक्रमण तत्वों का, ये हमने लिखा है यहाँ पर एफ ब्लॉक तत्वों का समझने के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, जिस तरह डी तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास अपन लिखते हैं तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है n-1 डी, माने बाह्यतम कक्षा से एक कक्षा पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरता है। बाह्यतम कोश से एक कोश पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरता है। इसी तरह यहाँ तक देखो, यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन जो है n-2 में भर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन 7वें में भरना था, 7वें में ना भर के वो कहाँ भर रहा है, 5f में भर रहा है। समझना बात। अब ये एक परमाणु का एक चित्र है, ये नाभिक है आपका, और बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ भरना था, यहाँ ना भर के 2 कक्षा अंदर भरा, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य में दूरी जो है बहुत कम रह जाती है, जिससे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल में वृद्धि होती है, फलतः आकार में कमी होती है और संकुचन हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है, आपको कारण में क्या लिखना है वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। लैंथेनाइडों में भरने वाला नया इलेक्ट्रॉन, लैंथेनाइडों में भरने वाला नया इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में ना भर के n-2f उपकोष में भरता है। लैंथेनाइडों में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में ना भर के n-2f उपकोष में भरता है,
जिससे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य दूरी कम रह जाने से आकर्षण बल में वृद्धि होती है। फलतः लैंथेनाइडों के आकार या उनके आयनों के आकार में कमी होती है। इसे लैंथेनाइड का संकुचन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। अब आपका प्रश्न है, संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्यों? परिवर्ती माना होता है बदलना, परिवर्ती माना होता है परिवर्तनशील। ठीक है, तो जो प्रश्न है कि संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्यों? जब पोई होते हैं, जब आप नहीं खाते हो, जब पोई नहीं होते, जब क्यों खाते हो बताओ? परिवर्ती माना होता है बदलना। ठीक है, तो देखो इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह इस प्रकार है, उसको आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं n-1 डी में इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 से 10 और ns1 मतलब जो बाह्यतम कोश होगा तो s में या तो 1 इलेक्ट्रॉन भी भर सकते हैं कभी कभी और 2 इलेक्ट्रॉन भी भर सकते हैं। जैसे कि जिंक में 4s में आपने 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं और आपने कापर में देखा होगा तो कापर में 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में भरा रहता है। ठीक है, इसलिए इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास है इस तरह लिखा जाता है। डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और एनएस में 1 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो देखो पूरी बात इस प्रकार है कि इसकी ऊर्जा और इसकी ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है, जिस कारण क्या है डी कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का काम करने लगते हैं। इसलिए क्या है संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि अपन एक मैंगनीज का देखते हैं, Mn का देखते हैं, मैंगनीज का देखते हैं, इसका 25 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं क्या लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d5। ठीक है, देखो यहां पर तो 4s और 3d दोनों मिला के 2 और 5 कितने हो गए 7। तो ये क्या है +2 से लेकर के +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है। माने इसके जो डी उपकोष के इलेक्ट्रॉन है, डी उपकोष के इलेक्ट्रॉन है वो भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं। लेकिन अभी तक आपने क्या सुना था? आपने सुना था कि पहला समूह है तो उनकी संयोजकता 1, दूसरा समूह है तो उनकी संयोजकता 2, क्योंकि बाहरी कोश में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, दूसरे समूह में पहले वाले में 1 इलेक्ट्रॉन भरा होता है, इससे अपन संयोजकता निकालते हैं। लेकिन डी ब्लॉक में क्या हो जाता है डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन और एनएस कक्षक के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है, इसलिए डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं। इसलिए संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अब आपको परीक्षा में उत्तर कैसे लिखना है तो वो हम आपको बताते हैं। संक्रमण तत्व यहां लिखेंगे आप, संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके n-1d कक्षकों तथा ns कक्षकों के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। क्योंकि इनके n-1d कक्षकों के इलेक्ट्रॉन और ns कक्षकों के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। इसलिए डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का काम करने लगते हैं, अतः संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इन तत्वों में मैग्नीज अधिकतम परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। ये आपको परीक्षा में लिखना है। अब आपके सामने प्रश्न है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्वों की परिभाषा क्या है, ये आपके सामने एक प्रश्न है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किनके हैं, ये संक्रमण तत्वों के हैं, डी ब्लॉक तत्वों के। ये आपका मैग्नीज है, इसका परमाणु क्रमांक 25 होता है, ये आपका स्कैंडियम है, इसका 21 होता है और जिंक का आपका होता है 30। ठीक है, तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं तो पहले तो आपको एक सामान्य भाषा में बता देते हैं कि संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें डी कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं, मतलब जिनका डी कक्षक पूरा नहीं भरा होता है वो संक्रमण तत्व होते हैं। अब बात आप ये कहोगे कि सर वो आपने कई बार बताया है कि
3 से लेकर 12 तक के तत्व होते हैं डी ब्लॉक के तत्व, और 12वीं में रखे गए हैं आपके जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो क्या जिंक, कैडमियम, मरकरी भी संक्रमण तत्व है? क्योंकि जब हम जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो डी कक्षा किसका पूरा भरा है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 ही भरे हैं। और आप कह रहे हो संक्रमण तत्व की परिभाषा में कि संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनके डी कक्षक अपूर्ण होते हैं, मतलब पूरे नहीं भरे होते हैं, उन्हें अपन संक्रमण तत्व कहते हैं। तो बिल्कुल सत्य बात है, परिभाषा वही है, लेकिन अपन क्या है, जिंक, कैडमियम, मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं, क्योंकि इनको संक्रमण तत्व मानेंगे तो फिर वो परिभाषा गलत हो जाती है। ठीक है, अब उत्तर परीक्षा में आपको कैसे लिखना है वो हम आपको बताते हैं। वे तत्व, यहां लिखेंगे आप, वे तत्व जिनके परमाणु, ये परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन विन्यास हैं, आयन का भी लिख सकते हैं अपन, वे तत्व जिनके परमाणु या आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भीतरी डी कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं। वे तत्व जिनके परमाणु या आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भीतरी डी कक्षक, देखो इसके बाद भीतरी है, इसके बाद पहले है, तो भीतरी डी कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं। डी में 10 आ सकते हैं लेकिन 5 ही भरे हैं, डी में देखो 10 आ सकते हैं, 1 ही भरा है, संक्रमण तत्व कहते हैं। पुनः एक बार और सुन लो, वे तत्व जिनके परमाणु अथवा साधारण आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भीतरी डी कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में यह समूह 2 और 13 के मध्य स्थित हैं एवं समूह 3 से 12 में इन्हें रखा गया है। ये आपको यहाँ पर लिखना है संक्रमण तत्वों की परिभाषा में। उदाहरण आप अपने मन से लिख सकते हैं, मैग्नीज है आपका, आयरन है, Fe है, ठीक है, आपका कापर है, कोबाल्ट है, ये आप इसमें लिख सकते हैं। तो सीधी सीधी बात है, बहुत सरल उत्तर है, वे तत्व जिनके परमाणु अथवा साधारण आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भीतरी डी कक्षक अपूर्ण भरा होता है, संक्रमण तत्व कहते हैं। और इन्हें आवर्त सारणी में 2 से 13 के मध्य रखा गया है एवं इन तत्वों को समूह 3 से 12 में व्यवस्थित किया गया है। अब है आपका अगला प्रश्न, डी ब्लॉक व एफ ब्लॉक तत्वों में अंतर लिखिए। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्वों में अंतर लिखिए, बहुत ही सरल है, बिल्कुल भी याद नहीं करना है। तो देखो, हमने आपसे कहा एस ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं? अरे जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरे तो एस ब्लॉक के तत्व, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरे डी ब्लॉक के तत्व, एफ उपकोष में भरे तो एफ ब्लॉक के तत्व। क्या दिक्कत है इसमें? तो पहला उत्तर हो जाता अपना ऐसा लिख देंगे आप, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। और यहाँ से अपन लिखना ऐसे यहाँ पर शुरू करते हैं, नंबर डाल देते हैं और लिख देते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखोगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में भरता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में भरता है। पहले अंतर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। दूसरा देखो, यह तत्व स्थायी होते हैं, यह तत्व कम स्थायी होते हैं। मतलब जो तत्व स्थायी होते हैं ये कम स्थायी होते हैं। और आप सभी जानते हैं यह ब्लॉक के तत्व बहुत ही दुर्लभ हैं। ठीक है, अब अपना तीसरा अंतर देखते हैं। ये तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अभी अपन ने देखा था कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। तो तीसरा अंतर हो जाता है आपका, ये तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं और ये कैसे होते हैं? ये डी ब्लॉक के अंदर रखे गए, ये संक्रमण तत्वों के अंदर रखे गए, इसलिए इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। तो यहां लिखोगे आप, ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ये अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इस तरह आपको अंतर लिखना है, बहुत ही सरल है।
अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम, प्रतीक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो देखो, ये आपको प्रश्न क्या है, कठिन लग सकता है लेकिन बहुत सरल है। ठीक है, नाम तो आप किताब में देख लेना। ठीक है, नाम किताब में देख लेना। अब हम संकेत लिख रहे हैं। ठीक है, प्रतीक लिख रहे हैं। तो पहला आपका देखो स्कैंडियम है, याद हम करवाएंगे, अभी आप बिल्कुल चिंता मत करें। स्कैंडियम, ये आपका टाइटेनियम हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ बेनेडियम, जी यहाँ क्रोमियम, ये आपका मैग्नीज, ये आपका आयरन, यहाँ आपका हो जाएगा कोबाल्ट, यहाँ हो जाएगा आपका निकेल, यहाँ हो जाएगा आपका कापर, यहाँ हो जाएगा आपका जिंक। ये आपको देखो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, हम आपको अभी याद करवा रहे हैं। इसके लिए आपको एक ट्रिक्स याद करनी होती है। ये ट्रिक्स है आपकी स्टीव श्रीमान फेंको ना सुजान। क्या है? स्टीव श्रीमान फेंको ना सुजान। ये आपने याद कर लिया तो देखो आप ये वाला प्रश्न का उत्तर जो है आप बना सकते हैं। ठीक है, ये आप बना सकते हैं। स्टीव श्रीमान फेंको ना सुजान, इस तो यहाँ से आपने याद कर लिया स्कैंडियम, SC, टी से याद कर लिया अपन ने TI मतलब टाइटेनियम, वा से याद कर लिया बेनेडियम, श्रीमान, श्री से याद कर लिया CR क्रोमियम, मान से याद कर लिया मैग्नीज, यहाँ मैग्नीज लिख देंगे आप। फेंको ना सुजान तो फे से F याद कर लिया, को से याद कर लिया आपने CO कोबाल्ट हो जाएगा आपका, ना सुजान तो ना से आपका निकेल हो जाएगा, यहाँ पर निकेल लिख देंगे, और सु मतलब CU से यहाँ आप कापर लिख देंगे, और जान से ZN यहाँ पर जिंक लिख देंगे। इस तरह स्टीव श्रीमान फेंको ना सुजान से आपने याद कर लिए सभी तत्वों को। पुनः एक बार और देख लो। इससे याद कर लिया आपका SC माने स्कैंडियम, T से टाइटेनियम, V से बेनेडियम, श्री से CR मतलब क्रोमियम, मान से Mn मतलब मैग्नीज, फेंको फे से आपका आयरन हो जाएगा, Fe हो जाएगा, और को से आपका कोबाल्ट हो जाता है, ना से आपका निकल हो जाता है, सु मतलब Cu से आपका हो जाता है कापर, और जान से आपका हो जाता है जिंक जस्ता। ये तरीका है आपका याद करने का। अब इनके जो परमाणु क्रमांक है वो भी आपको देखो याद नहीं करने हैं, रटने नहीं है, याद करने हैं। देखो इसका होता है 21, इसका होता है 21, क्या परमाणु क्रम 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यहाँ देखो, यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर आपको नहीं आई है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका कैसे लिखते हैं वो भी बहुत सरल है, वो भी बहुत सरल है। ठीक है, तो देखो कैसे लिखना है आपको आर्गन की सहायता यहाँ पर सभी में लेनी है, सभी में अपन को आर्गन की सहायता लेनी है। यहाँ पर ये आप लिख लें, बहुत सरल हैं। हम आपको गारंटी से अभी पूरे याद करवाने जा रहे हैं, आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। पूरे हम आपको अभी याद करवाते हैं, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। आपके पूरे तत्व हो गए, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपको एक और यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल देखो यहाँ घबराना नहीं है, यहाँ आप ध्यान दो, यहाँ आप ध्यान दो। यहाँ अपवाद हैं, हर जगह अपवाद होते हैं। आप अच्छे छात्र हो, कुछ छात्र ऐसे होते हैं डिसलाइक कर देते हैं, अब उन्हें कौन समझाए। ठीक है, तो आप अच्छे छात्र हो, वीडियो को लाइक करते हो, आप बहुत अच्छे हो। तो यहाँ क्रोमियम देखो, क्रोमियम 25 होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है अपन ऐसे लिखते हैं। वैसे तो इसका ऐसे होता है 4s2 3d4 होता है। ठीक है, 2 24 का इसका ये, लेकिन इसमें क्या होता है देखो, ये तो आपका स्थायी है क्योंकि पूरा भरा हुआ है, लेकिन ये आपका अस्थायी है क्योंकि डी में 5 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं।
अगर अपन ऐसा कर दें 4s1 3d5, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचा दें तो ये आधा भरा है, तो आधा भरा हुआ स्थायी होता है या पूरा भरा हुआ स्थायी होता है। तो देखो ये भी स्थायी हो गया अपना, और 3d5 ये भी आपका आधा भरा हुआ है तो ये भी स्थायी हो गया। पूर्ण भरी हुई कक्षा की आधे भरी हुई कक्षा स्थायी होती हैं, आप जानते ही हैं, समझना बात। दूसरी बात देखो, यहाँ आपका कॉपर 29 है। अगर अपन अफवाह के नियम से इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते तो कैसा आता है, 4s2 3d9 आता है। यहाँ भी देखो, चलो ये स्थायी है लेकिन ये अस्थायी है। अपन अगर ऐसा कर दें 4s1 3d10 कर दें तो देखो ये आधा भरा हुआ है इसलिए स्थायी हो गया है, ये पूरा भरा हुआ है इसलिए स्थायी हो गया। तो सिर्फ आपको देखो कॉपर और क्रोमियम पर ध्यान देना है और बाकी बिल्कुल सभी सरल हैं, ठीक है। तो देखो 4s2, इसका भी 4s2 होगा, इसका भी 4s2 होगा। यहाँ आपका देखो बदल गया, हमने बताया था, यहाँ आपका 4s1 होगा, ये हो गया आपका 4s1 3d5 लिखते जा सकते हैं। और यहाँ देखो ये आपका क्रम से चलेगा 4s2 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 4s2। यहाँ आपको ध्यान करना ये वाला, तो ये 4s1 है और ये आपका 4s2 है, ठीक है। अब देखो आपको और क्या करना है, इसमें बहुत सरल है आपका। यहाँ पर अपन ने यहाँ पर क्या किया था, 4s1 3d10 किया था अपन ने, ठीक है। तो गिनती के हिसाब से बढ़ते हैं अपन। 21 है तो यहाँ पर क्या होगा, d1 2 है तो d2, यहाँ गलती हो रही है अपनी, यहाँ 3 और लिखना है अपन को, 3d1 3d2 3d3, ये आपका अपवाद था, 3d5 ये वाली गिनती लिख रहे हैं अपन, 3d6 3d7 3d8 ये अपन का हो गया अपवाद है। और ये क्या आएगा, 8 तक आ गए, ये 9 नहीं लिखा जाता यहाँ पर क्योंकि अपवाद है, यहाँ पर अपन लिख देंगे 3d10। यहाँ पर बताओ आपको क्या समस्या है, कितना सरल है। हमने आपको ट्रिक्स के द्वारा देखो इन तत्वों को याद करवाए और इनके नाम आपको लिखना है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इनके क्रम से परमाणु क्रमांक। फिर हमने आर्गन की यहाँ पर सहायता ली और हमने आपको बता दिया क्रोमियम का और कॉपर का यहाँ पर अपवाद है, और सभी में आपको क्रम से लिखना है 4s2 4s2 4s2, और एक गिनती के हिसाब से लिखना है 3d1 3d2 3d3, ये अपवाद था 3d5 हो जाएगा, हैं ये 3d5 3d6 3d7 3d8, ये अपवाद था आपका, तो 3d10 और ये 3d10। अब आपका प्रश्न है लैंथेनाइड व एक्टिनाइड में अंतर लिखिए। तो देखो हम आपको यह अंतर उंगलियों पर याद करवाएंगे, आपको सिर्फ याद करना है इनके गुण, मतलब जो हेडिंग्स हैं आपको याद करनी है। जैसे है विभेदी इलेक्ट्रॉन का प्रवेश, विभेदी माने होता है अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ क्या होगा, 4f में भरता है और ये अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में भरता है, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था, तो देखो ये भी +3 दर्शाते हैं, ये भी +3 दर्शाते हैं, इनके अलावा और दर्शाते हैं, वो भी बात करते हैं। संकुल का बनाना, माने जो संकुल यौगिक होते हैं ये बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, ये भी देखते हैं। ऑक्सवाइन का निर्माण, ऑक्सवाइन कौन बनाता है, ये बनाता है, ये बनाता है। यौगिकों की क्षारीयता, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इनको आपको याद करना है, बस इनका उत्तर हम आपको याद करवाएंगे। तो पहला जो अंतर है आपका विभेदी इलेक्ट्रॉन का प्रवेश, माने जो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ता है आप सभी जानते हैं। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड डी ब्लॉक में रखे गए हैं, ये 4f के तत्व हैं लैंथेनाइड और ये 5f के तत्व हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4f ऑर्बिटल में, यहाँ लिखेंगे 5f ऑर्बिटल में, समझ गए आप। यहाँ क्या लिखेंगे, विभेदी इलेक्ट्रॉन का प्रवेश, विभेदी माना होता है अंतिम इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखेंगे 4f ऑर्बिटल में, यहाँ लिखेंगे 5f ऑर्बिटल में। अब ये ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अपन मुख्य रूप से +3 ऑक्सीकरण अवस्था
प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा कुछ तत्वों में +2 व +4 अवस्था भी पाई जाती है। समझाते हैं थोड़ा बहुत। देखो 4f ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल में, ये है आपका 5f ऑर्बिटल में। ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था में क्या लिखेंगे? ये मुख्य रूप से +3 ऑक्सीकरण अवस्था चाहते हैं। इसके अलावा कुछ तत्व, इसके अलावा जो और तत्व होते हैं वो +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। ये तत्व भी +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इसके अलावा अन्य तत्व +4, +5, +6 व +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। समझ में बात आ गई? अब है संकुल का बनाना। जो यौगिक होते हैं संकुल यौगिक, तो वो कौन बनाता कौन नहीं बनाता? तो संकुल बनाने की कम प्रवृत्ति होती है, संकुल बनाने की अधिक प्रवृत्ति होती है। ठीक है, ये हो गया। अब है ऑक्सो आयन का निर्माण। यहां लिखेंगे आप नहीं करते हैं, निर्माण करते हैं। ऑक्सो आयन में लिखेंगे आप लैंथेनाइड जो होते हैं वो ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं, ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं, ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं, या लिखोगे ऑक्सो आयन बनाते हैं। अब कौन कौन से ऑक्सो आयन बनते हैं वो देखो। आपने यूरेनियम डाइऑक्साइड सुना होगा, UO2, ये यूरेनियम डाइऑक्साइड होता है, ये यूरेनियम डाइऑक्साइड होता है। इसी तरह प्लूटोनियम डाइऑक्साइड भी होता है, प्लूटोनियम डाइऑक्साइड भी यहाँ पर होता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर? देखो ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं, ऑक्सो आयन बनाते हैं। जैसे UO2 पॉजिटिव और PuO2 पॉजिटिव, ये है आपका यूरेनियम डाइऑक्साइड, ये है आपका प्लूटोनियम ऑक्साइड, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब है यौगिकों की क्षारीयता। तो एक बात बताओ, आवर्त सारणी में पहले लैंथेनाइड आते हैं, फिर आपके एक्टिनाइड आते हैं। तो ऊपर से नीचे की ओर जब अपन चलते हैं तो क्षारीयता बढ़ती है। तो ये पहले आते हैं तो कम क्षारीय हैं, और ये लिख देंगे अपन अधिक क्षारीय हैं। ठीक है, एक उत्तर आप और लिख सकते हैं, रेडियो धर्मिता। रेडियो धर्मिता, तो इसमें क्या होता है? लैंथेनाइड की जब अपन तत्व याद करते हैं तो एक तत्व होता है, देखो यहाँ अलग से लिखना है। तो एक तत्व होता है प्रोमिथियम, प्रोमिथियम। तो प्रोमिथियम के अतिरिक्त सभी तत्व अरेडियोधर्मी हैं। कैसे हैं? अरेडियोधर्मी हैं। मतलब सिर्फ PM जो है, प्रोमिथियम जो है, रेडियोधर्मी होता है, और सभी तत्व जो हैं वो अरेडियोधर्मी होते हैं। और एक्टिनाइड की बात करते हैं तो सभी एक्टिनाइड तत्व रेडियोधर्मी होते हैं। पूरा उत्तर समझ में आ गया? बहुत सरल है, ये हेडिंग साथ करनी है। 4f ऑर्बिटल में, 5f ऑर्बिटल में यह मुख्यतः 3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इसके अलावा कुछ तत्व +2 +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ये मुख्यतः 3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इसके अलावा अन्य तत्व 4, 5, 6, 7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। संकुल का बनाना, तो यहाँ पर आपको लिखना है संकुल बनाने की कम प्रवृत्ति होती है, संकुल बनाने की अधिक प्रवृत्ति होती है। ऑक्सो आयन का निर्माण, ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं, ऑक्सो आयन बनाते हैं। जैसे UO2 पॉजिटिव, PuO2 पॉजिटिव। यौगिकों की क्षारीयता, तो ये कम क्षारीय होते हैं, अधिक क्षारीय होते हैं। एक पॉइंट और है, रेडियोधर्मी। तो प्रोमिथियम के अतिरिक्त सभी अरेडियोधर्मी होते हैं, अरेडियोधर्मी होते हैं, और सभी तत्व रेडियोधर्मी होते हैं। ये आपका अंतर हो गया है। अब आपका प्रश्न है कि अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, या अंतः संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं? तो देखो, आवर्त सारणी में D ब्लॉक के तत्व हैं, उनके अंदर जो है F ब्लॉक के तत्व रखे गए हैं, और D ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं अपन संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्वों के अंदर F रखे हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं अपन अंतः संक्रमण तत्व। ठीक है, तो जब अपन F ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो शुरू में आपने देखा होगा N-2F लिखा रहता है। तो इसी से अपन इसका उत्तर यहाँ पर निकाल देते हैं, और आपको ज़्यादा कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो इसका उत्तर क्या लिखेंगे?
वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षक में भरता है। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षक में भरता है अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इन्हें एफ ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। इन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है, लेंथेनाइड व एक्टिनाइड। ये आपको यहाँ पर लिखना है। पुनः एक बार और सुन लो, क्या है इसका उत्तर? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षक में भरता है अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इन्हें एफ ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। इन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आते हैं, एक्टिनाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद आते हैं। इनके परमाणु क्रमांक 58 से 71 होते हैं और एक्टिनाइड के होते हैं 90 से 103। सामान्य जानकारी है याद करने के लिए। तो समझ गए आप कि अंतः संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं? तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षक में भरता है या भरते हैं एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं, मतलब अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। ये आपको याद करना है, बहुत सरल है। अब आपका प्रश्न है, संक्रमण धातुएं मिश्र धातु बनाती हैं क्यों? मतलब संक्रमण धातुएं होती हैं वो मिश्र धातुएं बना लेती हैं क्यों? तो इसका कारण तो देखो एक है कि संक्रमण धातुओं का आकार होता है बराबर, लगभग बराबर होता है। तो जिस कारण क्या होता है, इनकी क्रिस्टल जालक में इन धातुओं के परमाणु को दूसरे धातु परमाणु के द्वारा हटा दिया जाता है और वो लोग आ जाते हैं, तो क्या मिश्र धातुएं बन जाती हैं। ठीक है, ये इसका सिद्धांत है। अब उत्तर कैसे लिखते हैं वो अपन देखो देख लेते हैं। इनको देखो पहले जो संक्रमण धातु के कॉपर, ये आपको जिस्ता है, इनको पिघलाते हैं। जब ये ठंडी होती है तो मिश्र धातु बन जाती है। इनको पिघलाते हैं, फिर ठंडी होती है, फिर बन जाती है मिश्र धातु। ये आपका स्टेनलेस स्टील है, लोहा, क्रोमियम, निकल। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं अपन। संक्रमण धातुएं पिघली हुई अवस्था में एक दूसरे में मिश्रित हो जाती हैं। संक्रमण धातुएं पिघली हुई अवस्था में एक दूसरे से मिश्रित हो जाती हैं। अतः जब इन संक्रमण धातुओं के पिघले मिश्रण को हम ठंडा करते हैं तो मिश्र धातु प्राप्त हो जाती है। ये हो गया। अब इसका जो कारण है वो क्या है, वो कारण वो समझो बात। यह एक दूसरे में मिश्रणीय इसलिए हैं क्योंकि इनके आकार लगभग समान होते हैं, जिस कारण इनके जालक में एक धातु के परमाणु को दूसरे धातु के परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जिससे मिश्र धातुएं प्राप्त हो जाती हैं। जैसे पीतल, ताम्रजस्ता, स्टेनलेस स्टील, लोहा, क्रोमियम और निकल के मिश्रण से बनती है। इसी तरह हम आपको ज्ञानपरक, समाजपरक के सभी उत्तरों को समझाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इन सभी के हम नोट्स भी आपको देने जा रहे हैं, इसलिए आप अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें।